किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक बेहद ही खास कार्यक्रम है क्योंकि इसमें हम आपको देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं, जिन्होंने न सिर्फ खेती किसानी के जरिए अपनी जिंदगी संवारी, बल्कि अब कई किसानों का वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सीकर जिले में रहने वाले महेश कुमार की। ये पारंपरिक तरीके से खेती किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इन्होंने खेती किसानी में कुछ नया करने की सोची और इन्होंने शुरुआत की प्राकृतिक खेती की, जिसमें अब ये महारत हासिल कर चुके हैं। तो आइए इनकी सफलता की कहानी जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के सीकर जिले का। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक किलों, महलों, रेगिस्तान और रंगीन लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ की प्रमुख फसलें बाजरा, गेहूं, जौ और सरसों हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां अधिकांश क्षेत्र शुष्क और अर्धशुष्क हैं। यहाँ की मिट्टी, जलवायु और सिंचाई संसाधनों के आधार पर फसलों की खेती की जाती है। राजस्थान में खेती करने वाले किसान मॉनसून की बारिश पर निर्भर रहते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का भी उपयोग किया जाता है। राजस्थान का सीकर जिला एक महत्वपूर्ण जिला है। सीकर मुख्य रूप से खाटू श्याम जी के लिए प्रसिद्ध है। सीकर एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है जहां खेती और कृषि आधारित गतिविधियां मुख्य रूप से होती हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है जो इसे कृषि के लिए आदर्श बनाती है और यहाँ के किसान इसी के सहारे फसलों का बेहतर उत्पादन ले पाते हैं। सीकर के रहने वाले महेश कुमार शर्मा 2017 से सुभाष पालेकर पद्धति को अपनाकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने से पहले ये साधारण खेती किया करते थे, जिससे इन्हें सही मुनाफा नहीं हो पाता था। जब से इन्होंने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया तो इनकी आय में काफी वृद्धि हुई। मैं 5 एकड़ में 2017 से पूर्णतया प्राकृतिक खेती करता हूं और 2017 में खाटू श्याम जी में श्री सुभाष पालेकर जी से हमने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली थी। तब से उनके मतानुसार जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने में हमारी गाय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैंने उस समय से ही ये गिर गाय ली थी और इनका जो दूध और दही, छाछ ये तो अमृतुल्य होता ही है। हमारी खेती के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो इनकी छाछ से, दूध से हम कई प्रकार के फार्मूले बनाते हैं। छाछ को हम जैव रसायन वो जीवामृत बनाने में काम में लेते हैं और उसको तांबा का लोटा और नीम के पत्ते डालकर उसको वायरस के लिए भी हम दवाई बनाते हैं। तो ये इसका और जो इसका घी बनता है वो मैं 1500 रुपये केजी में मेरे सेल होता है। सीकर जब हम सब्जियां, जैविक प्राकृतिक जो सब्जियां में हम सेल लगाते हैं हफ्ते में 3 बार, वहाँ पर उन्हीं ग्राहकों को मैं घी भी मेरा सेल करता हूँ। 1500 रुपये केजी में घी वो मेरा बिक जाता है। और इनके लिए चारा भी पूरा 5 एकड़ के अंदर जो हम नेपियर लगाते हैं या जो खरपतवार निकलता है वो उनके चारा भी पूरा प्राकृतिक रूप से, मतलब बिना कीटनाशक का हम उपयोग में लेते हैं। तो उनका गोबर और दूध, साथ ये और अमृतुल्य बन जाता है। प्राकृतिक खेती में गाय का अत्यधिक महत्व है क्योंकि गाय को भारतीय कृषि प्रणाली का आधार माना गया है। गाय के गोबर, गौमूत्र और अन्य उत्पादों का उपयोग जैविक खेती में बहुत लाभकारी माना गया है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय गाय से प्राप्त उत्पादों का उपयोग खेतों की उर्वरता बनाए रखने, फसलों की पैदावार बढ़ाने और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया जाता है। महेश कुमार शर्मा भी गौपालन की बारीकी को समझ चुके हैं क्योंकि इनका मानना है कि प्राकृतिक खेती गौपालन के बिना अधूरी है। इनके जो गौमूत्र है और गोबर है, इसके लिए प्राकृतिक खेती में इसके बिना असंभव है।
जो शुरुआत होती है प्राकृतिक खेती की वो गाय के द्वारा ही होती है। इनको खाने में हरा चारा देते हैं हम, जो नेपियर लगा रखा है हमने। और नेपियर खेती में जो हमारे लू से बचाने के लिए, पपीता को बचाने के लिए लू से बचाते हैं तो वो चारों तरफ लगाते हैं, तो वही इनके खाने के मकाम आ जाता है। जो खरपतवार निकालते हैं, वेस्टेज होता है, वो इनको खाने में दे देते हैं। तो हमारा पूर्णतः प्राकृतिक होता है, वो बिना कीटनाशक दवाइयों का होता है, तो इनके लिए और वो अमृतुल्य खाना मिलता है। इनका जो हम फीड है वो भी बाजरा है, गेहूं है, जो हमारा होता है वही हम इनको पीस के वही हम देते हैं। हमारा इनसे दूध हमारा इनका मेन प्रोडक्ट नहीं है, हमारा इनका मेन प्रोडक्ट है वो गोमूत्र और गोबर है। इसके लिए हमने इसको रखा है। दूध जो होता है वो हम गांव में थोड़ा वो सेल कर देते हैं, और जो हम घी निकालते हैं वो घी 1500 रुपये केजी मेरा घी भी सेल हो जाता है सीकर के अंदर। गाय के गोबर का भारतीय कृषि और ग्रामीण जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसे प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग माना जाता है। गोबर से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं जो खेती बाड़ी में लाभकारी होने के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। कहते हैं ना कि गौमय वस्ते लक्ष्मी, ये गौ के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। भैंस के गोबर में इतने लाभदायक हमारी फसल के लिए नहीं होता जितनी गाय का होता है, क्योंकि गाय के गोबर में ही 1 ग्राम में ही करोड़ों जो हमारी फसल के लिए लाभदायक जीवाणु होते हैं वो इसमें मिलते हैं। तो इसको हमने कंपोस्ट करने के लिए इसको फैलाया है। इसमें मैंने जीवामृत के ड्रम, कितने ड्रम बनाकर इसमें मैंने डाल चुका हूँ मैं, ये कंपोस्ट हो चुका है। और इसको हम ऐसे मान लीजिए घन जीवामृत में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसकी जो तैयारी चल रही है, ये जो मेरे सामने खेत देख रहे हैं इसमें मैंने ढेंचा दबाया है। गाय का गोबर न केवल फसल उत्पादन और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। गोबर से प्राप्त उत्पादों के प्रयोग से खेती टिकाऊ बनती है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन को बढ़ावा मिलता है। अच्छी बात यह है कि घर के लिए दूध दही के साथ खेतों के लिए खाद का इंतजाम भी गोबर से ही हो जाता है। कार्यक्रम सफल किसान में आगे जानेंगे कि महेश कुमार किस तरह से खेती और बागवानी के जरिए सफलता हासिल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में रहने वाले महेश कुमार की, जो प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती के जरिए सफलता हासिल करने के अलावा भी खेती के कई पहलुओं पर वो ध्यान देते हैं। वो कौन सी बातें हैं, आइए जानते हैं। महेश कुमार शर्मा प्राकृतिक बागवानी के क्षेत्र में एक अनुभवी किसान बन चुके हैं, जो प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करके खेती करते हैं। प्राकृतिक बागवानी में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को पूरी तरह से छोड़कर केवल प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की बागवानी मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए स्वस्थ और स्वादिष्ट फलों, सब्जियों और पौधों का उत्पादन करने में सहायक होती है। बागवानी के बारे में विशेष जानकारी के लिए रुख करते हैं महेश कुमार शर्मा जी का। आप जो देख रहे हैं ये पपीता का बगीचा, ये बेटा हूँ मैं रेड ताइवान रेड लेडी जो 786 होता है वैरायटी, वो उसके प्लांट लगाए हुए हैं मैंने। और दूसरा है उस साइड में VNR अमीना, जो हमारी भारत की जो वैरायटी है, उसका 500 पेड़ उधर लगे हुए हैं।
इसकी नर्सरी तैयार की थी मैंने पिछली बार अगस्त में, 15 अगस्त के लगभग तैयार की थी, और 15 अक्टूबर मतलब 2 महीने में मैंने खुद ही बीज मंगाकर नर्सरी तैयार करके इसको प्लांटेशन किया। और इसकी दूरी जो है वो लाइन से लाइन की दूरी है वो 8 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी है वो 6 फीट है। और इसको जब मैंने अक्टूबर में लगाया था तो ज़मीन तैयार की थी, इसमें गंवार और तिल लगा के मैंने उसको हरी खाद के लिए दबाया था, और देसी गौ माता का गोबर कंपोस्ट करके उसको मतलब घन जीवामृत बना के वो मैंने इसके अंदर डाल के और फिर मैंने बेड बना के इसमें लगाया था। तो 8 बाई 8 फीट की दूरी है, तो बीच में एक बेड और हो गया 4 फीट का। और जो पपीता वाला बेड है, पपीता लगा के उसमें मैंने मटर लगा दिया था, तो पपीता को नाइट्रोजन मिल गई थी मटर से। और जब सर्दियां आई तो उसके ऊपर जब हमने टनल लगाया तो मटर और पपीता दोनों को सर्दी से हम बचाने के लिए उसमें हमने लगाया। और जो बीच वाला बेड है उसके अंदर में हमने ब्रोकली है, गोभी है, गाजर है, आलू है, इसमें मैंने 6-7 प्रकार की सब्जियां लगाई थी। तो उसमें जो सब्जियों से हमें इसमें अच्छी इनकम हुई। महेश कुमार शर्मा की खास बात है कि बागवानी के अलावा पौधे की नर्सरी भी तैयार करते हैं, जिससे इन्हें काफी फायदा होता है। बागवानी में फसल चक्र का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीट और रोग प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। फसल चक्र का मतलब होता है एक ही जमीन पर अलग अलग मौसम में विभिन्न फसलों को उगाना, ताकि मिट्टी से पोषक तत्वों की अधिक खपत ना हो और उसे पुनर्जीवित होने का समय मिले। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सफल किसान महेश कुमार शर्मा भी फसल चक्र का प्रयोग करते हैं। ये जो पौधा देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है ड्रैगन फ्रूट का। और ये जो मेरे प्लांट्स हैं, इनसे मैंने तैयार करके 50 पौधे में अब तक सेल कर चुका हूँ, और 100 पौधों का मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है। इसका जो अभी मैं जो इसका तैयार करूँगा। और ये जो आप ये ऊपर है, ये है सहजन। और इस सहजन को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 45 डिग्री 50 डिग्री तापमान होता है, धूप होती है, तो इसको छांव देने का काम करता है। और सहजन की जो जड़ें होती हैं वो इसको नाइट्रोजन देने का काम करती है नीचे। और जब छांव की ज़रूरत नहीं होती है तो इसकी टहनी को काट के हम आच्छादन कर देते हैं। तो आच्छादन करने से इसको कैल्शियम मिलता है, उसको खाद मिलता है, हरी खाद मिलती है। और इसके हम फलियाँ हैं वो भी हम बेच के अर्न कर सकते हैं। और इसके बीच में जो 13 फुट की दूरी है, इसके बीच में हम गोभी है, मटर है, टमाटर है, सारी सब्जियां लेते हैं। स्ट्रॉबेरी भी मैं लगाता हूं, मैं इसमें स्ट्रॉबेरी भी होती है। और बहुत सी जो सब्जियां हम ले सकते हैं। जब तक इसका घेराव ड्रैगन फ्रूट का दूर तक ना आ जाए, तब तक 4-5 साल तक हम इसमें सब्जियां ले सकते हैं। लेकिन सहजन लेना बहुत ज़रूरी है। सहजन हम राजस्थान में अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये धूप से ख़राब हो जाएगा। जो जैसे आप देख रहे हैं कि कई पत्तियां लीफ हैं वो काली पड़ गई थी अब की बार बहुत धूप होने से। लेकिन सहजन लगाना इसलिए ज़रूरी है, धूप की वो छाँव से, धूप से बचाने के लिए सहजन लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। राजस्थान में हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी का बड़ा महत्व है। यहाँ के किसान कई समस्याओं का सामना करके बागवानी में बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की समस्या बनी रहती है, जिसके लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। सफल किसान महेश कुमार शर्मा को सिंचाई के लिए बजाज फाउंडेशन की तरफ से काफी मदद मिलती है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सफल किसान। राजस्थान में जो हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में होता है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में गर्मी ज़्यादा है, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा है, पानी की बहुत कमी है। तो उस संघर्ष को झेलते हुए हम खेती करते हैं। जैसे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये 1000 फीट ऊंचा पहाड़ है और उसके दूसरी साइड में हमारा फार्म है, वहाँ से मैं पानी लेकर आया हूँ। करीब मेरे खर्चा हुआ उसमें 7 लाख रुपए और 6 नोजल चलती है। तो हम फार्म पौंड बनाते हैं, और इसमें हमारी बजाज ट्रस्ट ने भी सहायता की है कि एक पानी का टांका जो हमने बनवा के दिया है। और इन पौधों के ऊपर भी हमें 12,000 रुपये की मतलब सब्सिडी बजाज ट्रस्ट ने हमें इसमें दी है। शुरुआत में हमारे संस्था का फोकस धर्मशाला, मंदिरों और गौशाला में काम आगे बढ़ाने का फोकस था। मेरे दादाजी कमल नयन जी ने ये काम अपने पिताजी और दादाजी जमनालाल जी और कानीराम जी के नाम पे ये संस्था की स्थापना की। करीबन 15 वर्ष से हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है ग्रामीण विकास की ओर, कि हम ग्रामीण विकास को बढ़ावा कैसे दें, वर्षा का जल कैसे रोका जाए। पीने के लिए टाँके बनाते हैं हम, और वर्षा का जल छत पे रोक के
गांव में रोक के, खेतों पे रोक के धरती के नीचे वापस रिचार्ज कैसे किया जाए, उस पे हमारे कार्य गतिविधि चलते हैं। सरकार के सारे योजनाओं में हम सपोर्ट करते हैं और बढ़ावा देते हैं, और जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहां ट्रस्ट का योगदान रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, मॉरल सपोर्ट रहता है, टेक्निकल सपोर्ट रहता है। हमारा जो विजन है और मिशन है वो है ग्रामीण विकास। भारत के 70% लोग आज भी गांव में रहते हैं, और हम चाहते हैं कि ग्रामीण भारत में अगर हम अपने रोजी रोटी कमा सकें, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो सके, और जो खेती से जुड़े 70% लोग हैं हम खेती में जीतें और खेती में प्रॉफिट कमाएं, ये हमारा लक्ष्य है। महेश कुमार शर्मा जैविक खाद का उपयोग करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। वो स्थानीय फसलों और पौधों की प्रजातियों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे जैव विविधता बढ़ती है। फसल चक्र का पालन करके वो मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। कार्यक्रम सफल किसान में आगे केवीके और नाबार्ड की भूमिका पर भी होगी बात, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं, और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल के साथ। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र और नाबार्ड किस तरह से किसानों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सीकर कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशिक्षण और समुदाय विकास के माध्यम से किसानों को समृद्ध करने का कार्य करता है। इसकी गतिविधियां न केवल स्थानीय किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थायी और विकासशील प्रथाओं को भी बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार ये केंद्र किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान और सहयोगी है। जब भी जो भी हमारे ज़िले के जो किसान हैं, उनको कहीं भी कोई समस्या आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा किसान भाइयों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, और समय समय पर इनको प्रशिक्षण भी आयोजित करवाए जाते हैं। जो भी किसान की मांग होती है या जो जैसी किसान खेती करना चाहता है, उसके अनुरूप कृषि विज्ञान केंद्र उनको संस्थागत प्रशिक्षण के साथ ही दक्षता प्रशिक्षण और यदि किसान के खेत पे जाकर भी प्रशिक्षण का आयोजन करता है। साथ ही कई बार किसानों को खेत में कई तरह की कीट, बीमारियां अथवा नवीनतम जो तकनीकियों की जानकारी का काफ़ी अभाव होता है, तो उसके लिए जो भी हमारे किसान भाई हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न जो संचार माध्यम है, जो हमारा केवीके का ऐप हो, उसके द्वारा संपर्क कर लेते हैं। साथ ही किसान के कोई खेत पे समस्या आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो भी किसान की खेत पे आके उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करते हैं, और कोशिश करते हैं कि किसान की आमदनी में इजाफा हो, किसान को अच्छी गुणवत्तायुक्त जो उसकी सामग्री है वो तैयार हो, जिससे किसान को बाजार में अच्छी मुनाफा मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा नाबार्ड भी किसानों के हित में काम करने के लिए अग्रसर रहता है। नाबार्ड का महत्व कृषि और ग्रामीण विकास में अत्यधिक है। ये न केवल किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि विकासशील परियोजनाओं, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार नाबार्ड भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और कृषि के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1982 में जब नाबार्ड बना तो उसका एक उद्देश्य ये था कि नाबार्ड
का काम जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अनडिवाइडेड अटेंशन, पॉइंटेड फोकस के तौर पे कि मतलब एक ऐसी संस्था, सर्वोच्च संस्था बनाई गई जो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गांव में रहने वाली महिलाएं, युवाओं के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड तौर पे काम करे। और आप देखेंगे कि लाइक नाबार्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट बेस्ड ही काम करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंटरवेंशंस होती है नाबार्ड की फील्ड लेवल पे। और आप जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नाबार्ड का आप देखते हैं कि क्रेडिट फंक्शंस में आप ये कह सकते हैं कि जो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप बात करें तो नाबार्ड राज्य सरकारों को, बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे राज्य सरकारों की बात करें या चाहे आप देख लीजिए केंद्र सरकार की बात करें तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है अभी जो रिसेंटली, जिससे कि बहुत काफ़ी बड़े एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी भारत सरकार को नाबार्ड ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। राजस्थान जैसे राज्य सरकारों की बात करें तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है उसमें राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। महेश कुमार शर्मा जैसे किसान प्राकृतिक बागवानी और खेती के माध्यम से न केवल अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं बल्कि पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की भलाई में भी योगदान दे रहे हैं। उनके अनुभव और ज्ञान अन्य किसानों को प्रेरित करते हैं कि वे भी प्राकृतिक और स्थायी खेती के सिद्धांतों को अपनाएं और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें। तो देखा आपने महेश कुमार किस तरह से सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अच्छी आमदनी तो प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण और समाज के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सफल किसान कार्यक्रम में ये जो कामयाबी की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, इससे आपको भी लाभ जरूर हो रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।